राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे संगठन के उद्देश्य के बारे में। ठीक है, संगठन क्या है हमने ये समझ लिया था। अब संगठन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि एक स्पष्ट उद्देश्य या मिशन वाला संगठन उसे कहते हैं जिसे समझना और प्रबंधित करना आसान होता है। एक समान उद्देश्य कर्मचारियों को एकजुट करता है और उन्हें संगठन की दिशा को समझने में मदद करता है। 1960 के दशक में नासा स्पेस सेंटर में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को पता होता था कि संगठन का समान उद्देश्य चंद्रमा पर एक व्यक्ति को रखना था। यानी उनको पता था कि उनका मेन फोकस क्या है, किस चीज़ के लिए उनको अपना हार्ड वर्क करना है। तो उसके बाद फिर एक समन्वित प्रयास है कि यकीनन एक प्रबंधक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी काम के प्रयास को इस तरह से समन्वित करना है जो सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को अधिकतम करता है। प्रबंधकों को कर्मचारियों के कौशल सेट, अनुभव और व्यक्तित्व को इस तरह से लाभ उठाने की आवश्यकता होगी जो लगातार मूल्य जुड़ता है। प्रबंधकों को कर्मचारियों की वरीयताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे नौकरी से संतुष्ट और मतलब थोड़ा सा जुड़े रहें, जुड़ाव रहे, उनका मन लगा रहे। ठीक है, तो जो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वर्कर्स की, अगर उनको एक प्रबंधक पूरी नहीं कर रहा है तो वो काम के प्रति स्लो हो जाएंगे। और अगर उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि इस कर्मचारी को इस चीज़ों की ज़रूरत है, इस चीज़ की वरीयता है उसे, और वो सारी चीज़ें पूरी की जा रही है, तो वो अपनी कंपनी के लिए हमेशा लॉयल रहेगा। ठीक है, फिर आता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। पुरुषों के लिए सामग्री, धन, मशीन और कार्य प्रणाली जैसे संसाधनों को इष्टतम उपयोग करने के लिए कंपनी को ठीक से स्टाइल करना आवश्यक है। काम को विभाजित किया जाना चाहिए और सही लोगों को होना चाहिए। सही लोगों को एक कंपनी में संसाधनों के अपव्यय को वापस करने के लिए सही काम होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं आयोजन के कुछ क्या सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है विशेषज्ञता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक चिंता के पूरे काम को योग्यता और कौशल के आधार पर अधीनस्थों में विभाजित किया जाना चाहिए। वो कार्य विशेषज्ञता के विभाजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है कार्यात्मक परिभाषा का सिद्धांत। इसमें क्या है कि एक चिंता के में कभी सभी कार्य पूरी तरह से स्पष्ट रूप से प्रबंधकों और अधीनस्थों के लिए परिभाषित होते हैं। और फिर जैसे कि उत्पादन, विपणन और वित्त के प्राथमिक कार्य और इन विभागों में प्राधिकरण जिम्मेदारी संबंधों को उस विभाग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका नियंत्रण या पर्यवेक्षण के सिद्धांत। कि इसमें क्या है, नियंत्रण की अवधि पर्यवेक्षण की अवधि है जो कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें एक प्रबंधक द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रबंधक को ये संभालने में सक्षम होना चाहिए कि उसके अधीन आने वाले सारे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और ये निर्णय या तो विस्तृत या संकीर्ण अवधि का चयन करके लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद आप देखेंगे कि संकीर्ण अवधि की बात हो रही है। तो संकीर्ण अवधि क्या है? इस अवधि के अनुसार कार्य और प्राधिकरण को कई अधीनस्थों के विभाजित किया जाता है और एक प्रबंधक को अपने अधीन बहुत बड़े लोगों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक सिद्धांत आता है स्केलर चेन का सिद्धांत। स्केलर श्रृंखला कमांड या प्राधिकरण की एक श्रृंखला है जो ऊपर से नीचे तक बहती है। उपलब्ध अधिकार की एक श्रृंखला के साथ संसाधनों के अपव्यय को कम किया जाता है, संचार प्रभावित होता है, काम के अतिव्यापी से बचा जाता है और आसान संगठन होता है। फिर आता है एकता का सिद्धांत। जैसा कि एकता आप जा रहे हैं कि प्रत्येक अधीनस्थ एक समय में एक बॉस के प्रति जवाबदेह होता है। वह यह संचार अंतराल और प्रतिक्रिया से बचने में मदद करता है और प्रतिक्रिया शीघ्र होती है। ठीक है, कमांड की एकता संसाधनों के प्रभावी संयोजन में भी मदद करती है। अब क्या है कि संगठनात्मक प्रकार क्या है? संगठनात्मक प्रकार 3 प्रकार के हैं। पहला है कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन उद्योग में सबसे आम प्रकार के संगठनात्मक संरचनाएं हैं। ये कई उद्योगों में कई बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है। कार्यात्मक संगठन में लोगों को विशेषज्ञता के क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए विपणन पेशेवरों को विपणन विभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मानव संसाधन पेशेवरों को मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जिसकी जो स्पेशलिटी होती है उसमें काम किया जाता है। ठीक है, फिर आता है अनुमानित संगठन। अनुमानित संगठन में पूरी कंपनी परियोजनाओं द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए ये परियोजना के संसाधन पूरी तरह से परियोजना की गतिविधियों के लिए समर्पित होते हैं। फिर आता है मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स संगठन में टीम के सदस्य अपने
प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, अपने कार्यात्मक प्रबंधकों को भी रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके वास्तविक प्रबंधक उनके कार्यात्मक प्रबंधक हैं। तो ये हो गया संगठनात्मक संरचना, ठीक है, संगठन की। तो ये आपका कंप्लीट हो गया संगठन का पर्पस, प्रिंसिपल और प्रकार। थैंक यू।